हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। और आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं आपको देखेंगे 27 फ़रवरी में। ये टॉपिक होगा आज जो कि है ग्रासलैंड क्रॉप्स एंड देन कुछ जो हमने फॉरेस्ट के जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं इनके क्वेश्चंस को भी आज हम लोग देखेंगे। बट बिफोर टू गो फॉर द मेन पार्ट, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अपने जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। ये सारा का सारा पीडीएफ आपको एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवाया गया हुआ है। ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, यहाँ पर एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन का आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप क्या करेंगे, फ्री पीडीएफ में जाइएगा। फ्री पीडीएफ में आपको सेक्शन बने हुए हैं, एसएससी के अलग है, यूपीएससी के अलग है, एनसीईआरटी अलग है, बीपीएससी, एमपीपीएससी, इन सब के आपको फोल्डर यहाँ पर दिख जाएंगे। बीपीएससी बिहार एग्जाम्स में आ जाएगा, एमपीपीएससी एमपी एग्जाम्स में आ जाएगा। और इन सब के फोल्डर में आपको ज्योग्राफी का ऑप्शन होगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट सभी बच्चों को? ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सब लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी बिहार दरोगा हो गया, एमपीएसआई हो गया, एमपीपीएससी का भी मैटर अवेलेबल नहीं है। ये आपको मिल रहा है कहां पर, टेस्टवाले.com पे। टेस्टवाले.com पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। और इधर आप क्या कर सकते हैं, ये रहा लोगो, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके प्ले स्टोर से रख लीजिए, एप्लीकेशन है ये बेसिकली। और यहां पर आपको मिलता है फ्री टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस। मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है फ्री टेस्ट सीरीज। यहां पर आपको बिहार दरोगा, बीपीएससी, इन सब के फ्री टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं जो कि प्रॉपर वे में एक अच्छे कंटेंट राइटर के द्वारा बनवाए गए हुए हैं। ये वो कंटेंट राइटर जिन्होंने खुद अपना एक्सपीरियंस है उनका बीपीएससी वगैरह में प्री मेंस इंटरव्यू देने का। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा सही बच्चे। और आइए आज हम लोग जो मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के साथ मूव करते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे किसके बारे में, ग्रासलैंड के बारे में। यहां पर हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, ग्रासलैंड के बारे में, घास स्थल के बारे में आज चर्चा हम लोग करेंगे। कौन सा रहेगा, तो घास स्थल। फॉरेस्ट आपका मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, रैन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या अंतर होता है। क्लियर पॉइंट, कॉनिकल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, हाँ सब करवाया हुआ, ड्राई फॉरेस्ट। और अगर डिसीडियस फॉरेस्ट है तो ह्यूमिड डिसीडियस, ड्राई डिसीडियस, सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिएगा। घास स्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये वो क्षेत्र होते हैं, ये वो क्षेत्र होते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा हो जाती है कम। पहले इसके मैं दो टाइप्स दिखाता हूं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे घास स्थलों का निर्माण होता है। कमेंट बेसिकली मैं आज देख नहीं पा रहा हूं आज भी, तो ये जो क्लासेज है ये विदाउट कमेंट आज भी आपको चलने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको घास स्थल दो प्रकार के दिखाऊंगा। द फर्स्ट वन इज द उष्णकटिबंधीय घास स्थल। पहला जो हो जाएगा ये होगा उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। ये कौन सा भाग है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहलाता है। और इसी में आप नाम देखते हैं किनके, तो आपके सामने जो नाम आते हैं वो आते होंगे सवाना, लानोस, कैंपोस। यहां तक दिख रहा है सभी को, सवाना, लानोस और कैंपोस। दूसरी तरफ जो घास स्थल होता है ये होता है आपके सामने में शीतोष्ण घास स्थल। ये जो है शीतोष्ण घास स्थल है। अब अगर हम लोग शीतोष्ण घास स्थल की बात करें, इंग्लिश इसका हो जाएगा टेम्परेट ग्रासलैंड। इंग्लिश इसका हो जाएगा कौन सा, टेम्परेट ग्रासलैंड। क्लियर पॉइंट ये, ठीक। अब जो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है इनमें कौन कौन से आएंगे, तो यहां पर जो नाम आपके सामने में आते हैं, प्रेरी, एस्टेपी, वेल्ड, डाउन्स, पुस्ताज,
पंपास, ठीक है। और एक और चाहे तो लिखना तो आप कैंटरबरी भी लिख के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये शीतोष्ण घास स्थल और उष्ण घास स्थल, दो प्रकार के घास स्थल होते हैं। अब ये कौन से क्षेत्र है, यहां पर घास ही क्यों पाया जाएगा, इन सबको भी जानने की आपको जरूरत है यहां पर, कि आखिर ऐसा क्या है कि इन क्षेत्रों में घास ही मिलते हैं, छोटी छोटी झाड़ियां होती है, पेड़ पौधे भी होते हैं तो कम ऊंचाई के होते हैं, आखिर ऐसा क्यों होगा। क्लियर पॉइंट। ये जो क्षेत्र जो होते हैं काफी, अगर हम लोग प्रजातियों की बात करें वो काफी बेस्ट इसमें देखने को मिलेंगे। देखिए जरा सा कैसे इन घास स्थलों का निर्माण होता है। जैसे कि यह एक महाद्वीप है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो एक महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप का संदर्भ देखिए जरा सा, और ये रहे समुद्र, ये रहा आपके सामने में क्या, तो समुद्र, आपको ओशियन देखने को मिल रहा है। और यहां पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये पार्टिकुलर भाग देखिए, ये वो क्षेत्र है मोस्टली, अगर हम लोग ट्रॉपिकल रीजन की बात करें 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ से 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ, अगर हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को यहां पर देखें तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड होंगे वो मिड लैटिट्यूडनल होंगे, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होंगे। और ये जो हो जाएंगे आपको, ये हो जा रहा है आपको 10 से 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ, मतलब दोनों ही हेमिस्फीयर में, दोनों ही हेमिस्फीयर में। अब पॉइंट देखिए जरा सा कि सभी तरफ से ये जो दूरी है समुद्र से दूर है। ये जो पार्टिकुलर भाग जो आप जो देख रहे हैं ये क्या है, तो समुद्र से दूर है। और जब समुद्र से दूर होगा तो नमी की मात्रा कम होगी, और यहां की ना नमी की मात्रा कम, तो वर्षा की मात्रा कम, नमी की मात्रा कम, वर्षा की मात्रा कम। अरे हाँ कि ना बताओ, क्लियर। अब देखिए दें, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जरा सा कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल की यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्षेत्र की जलवायु कैसी है, अगर हम लोग जलवायु की बात करें तो ये हो जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ये कैसी जलवायु है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतः महाद्वीपीय जलवायु। ये कौन सी जलवायु हो जाएगी, तो ये है अंतः महाद्वीपीय जलवायु, इसे हम लोग कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं। अब वर्षा की मात्रा यहां पर इतनी कम है कि इस भाग में वर्षा जो होती है 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। तापमान जो इस भाग में आप दिखाएंगे, तापमान इस भाग में हाई होता है, क्यों, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है। ये कैसा क्षेत्र है, तो ट्रॉपिकल रीजन है। तो ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल की जो हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में होते हैं। ये कैसे क्षेत्र है, तो ये महाद्वीप दिखाया गया है, और ये जो क्षेत्र भी आप लिख दीजिए, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं।
महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर पॉइंट, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे नमी की मात्रा होगी कम, वर्षा की मात्रा होगी कम, तो यहां पर वृक्ष अगर कुछ जगहों पर मिले भी तो एक तो कम ऊंचाई के होंगे। यहां पर क्या मिलेगा? घास। इन भागों में क्या मिलेगा? तो घास मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यत्र तत्र वृक्ष पाए जाएंगे, कहीं कहीं पर। यत्र तत्र की हम लोग बात करते हैं, इन क्षेत्रों में यत्र तत्र वृक्ष पाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या मिलते हैं? यहां पर अधिक ऊंचाई के और यहां पर घास पाए जाते हैं। क्या पाया जाएगा? तो यहां पर घास पाए जाते हैं। अब ये घास कैसे, देखिए जरा सा, इन घासों की ऊंचाई देखिए। अब देखिए इस प्रकार से घास पाया जा रहा है यहां पर, ठीक है। देखिए यहां पर जो घास पाए जा रहे हैं, ये इस प्रकार से घास पाए जा रहे हैं। इन घासों की ऊंचाई की अगर हम लोग चर्चा करें तो इन घासों की ऊंचाई जो हो जाएगा, ये हो जाता है आपको 10 फीट। 10 फीट घास की ऊंचाई हो जाती है। और अब अगर इस क्षेत्र को हम लोग बना दे सवाना, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सवाना घास स्थल, ठीक है, कहां पर मिलेंगे? अफ्रीका में। सवाना घास स्थल कहां पर मिलेंगे? तो अफ्रीका में। क्लियर पॉइंट। दूसरा कि इनमें हाथी घास पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है यहां से, इनमें हाथी घास पाया जाता है। अब इसकी 10 फीट की ऊंचाई है। हालात ऐसे होते हैं कि इनमें हाथी भी आपको छुप जाएगा। आप जब इधर से जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप यहां पर हैं और आप यहां से आगे की ओर मूव कर रहे हैं, आपकी ऊंचाई 6 फीट की है मान लेते हैं, आप आगे की ओर जा रहे हैं तो हाथी सामने में आ गया और हाथी की ऊंचाई है 10 फीट। ये अफ्रीकन एलिफेंट है, अफ्रीकन हाथी, बड़े बड़े कान होते हैं, इसकी ऊंचाई अधिक होती है। इंडिया के हाथी तो 8 फीट के ही होंगे, यहाँ 10 फीट के ऊंचाई के हाथी मिलेंगे आपको। तो हाथी छिप जाता है इस भाग में, ध्यान रखिए, इस घास में हाथी छिप जाता है। तो इसलिए इस घास को हम लोग क्या कहते हैं? हाथी घास कहते हैं। कहां पर पाया जाता है? सवाना घास स्थल में पाया जाता है। जगह का नाम है अफ्रीका। जगह का नाम जो है वो है अफ्रीका। अब जो पॉइंट है यहां पर, अब इस क्षेत्र में चीता, बाघ, शेर, जेब्रा, जिराफ, ये सब देखने को मिलेंगे। यहां पर क्या है? हाथी, चीता, ये सारे जीव जंतु यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जंगली भैंसें जो होती हैं वो भी देखने को मिलेंगे। जिराफ देखने को मिलता है इन भागों में आपको। जेबरा देखने को मिलेगा स्पेशल। अभी जेबरा उड़ा आपके घर पर थोड़ी ना, पटना में दिखाई देगा आपको ऐसे जेबरा। वो तो अलग बात है कि हम लोग 2-4 को उठा के ले आए अफ्रीका से। अफ्रीका से हम लोग चीता लेकर आ रहे हैं, पालपुर कुनो अभ्यारण्य एमपी में, ठीक है। और हम लोगों ने किया कि अब चीता आएगा यहाँ पर, तो हम लोग गिर जो राष्ट्रीय पार्क है, उस गिर राष्ट्रीय पार्क से शेर उठा के लाएंगे, एशियाटिक शेर। क्योंकि इस चीता को आदत है शेर की आवाज सुनने की। तो ये जब शेर की आवाज सुनेगा तो इसको लगेगा कि अच्छा हाँ हम अपने घर में ही है। नहीं तो इसको शेर की आवाज नहीं सुनाई देगी तो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कहेगा कि कहीं से उठा के हमको ले आया। तो इसलिए पालपुर कुनो अभ्यारण्य जो एमपी में है, वहां पर गिर राष्ट्रीय पार्क से एशियाटिक लायन लाए जा रहे हैं, एशियाई शेर लाए जा रहे हैं, बब्बर शेर, बड़े बड़े बाल वाले जो शेर होते हैं, जबरदस्त बाघ लाए जा रहे हैं। बाघ तो खैर है ही,
और वहां पर अफ्रीका से चीता लाया जा रहा है। ध्यान रखिए, कहां से? अफ्रीका से चीता लाया जा रहा है। तो ये जो क्षेत्र बनता है, ये क्षेत्र बनता है आपको बड़े शिकारों की भूमि, लैंड ऑफ बिग हंटिंग। ठीक है, लैंड ऑफ बिग हंटिंग, बड़े शिकारों की भूमि बन जाएगा। ये कैसा क्षेत्र बन गया? तो बड़े शिकारों की भूमि हो गया। आपने एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी चैनल, इन सब पे आपने देखा होगा। ठीक है, इन सब पे आपने देखा होगा इन चीजों को। क्लियर पॉइंट? तो वो भी ध्यान में रखिएगा। यहां तक क्लियर है सभी को पॉइंट? अरे हाँ कि ना बताओ जरा सा। ठीक है, तो आइए, तो ये हमने पहला एग्जाम्पल दिखाया सवाना घास स्थल। अब देखिए जरा सा दूसरे एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो आपके सामने में आएगा वो जगह है साउथ अमेरिका से। भारत में भी 10 से 20 डिग्री में यह क्षेत्र तो पाया जाता है, लेकिन इस प्रकार से घास स्थल नहीं पाए जाते, क्योंकि पठारी क्षेत्र होता है वो रीजन। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए, देखिए ये जो रीजन आपको जो दिखाया गया हुआ है, और ये नदी है अमेजन। ये वाली नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। अमेजन नदी की घाटी है ये। बताइए कि अमेजन नदी की घाटी में जो 10 से 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ का जो रीजन रहेगा, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, क्योंकि बीच से होकर इक्वेटर लाइन गुजरती है, इन रीजन में क्या पाया जाता है? तो सेल्वास चर्चा हो रखी है। कैसा वन है? सदाबहार वन है। सदाबहार वनों को ब्राजील में हम लोग क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। ठीक है, अब आइए, इनके ये जो क्षेत्र आपके सामने में दिख रहे हैं आपको, ये वाला भाग जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लानोस, और ये वाला भाग जो हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं कैंपोस। गर्मी बहुत ही बढ़ गई है, थोड़ा एसी ऑन किया जाए। तो लानोस और कैंपोस की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, लानोस और कैंपोस की यहां पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि सेल्वास का जो वन है, ये जो सदाबहार वन जो है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ये 10 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में है कि नहीं? और ये वाला 10 से 20 में, ये वाला 10 से 20 में आपके सामने में हो गया। ठीक है, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में हो गया। तो लानोस जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल में आ रहा है, ये भी किस में एग्जाम्पल है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल की हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। और ये आपको किस में आ जाएगा? तो वेनेजुएला में। ये किस में आ गया? तो वेनेजुएला में। ला लानोस ध्यान रखिएगा, ला लानोस ध्यान में रखिएगा। क्या हो जाएगा? ला लानोस। कैंपोस की अगर चर्चा करें तो कैंपोस जो हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा कहां पर? ब्राजील। ये कहां पर है? तो ब्राजील में। ये कहां पर है? तो ब्राजील में। तो साउथ अमेरिका में 2 उष्णकटिबंधीय घास स्थल आपको दिखाए गए हैं। पहला सवाना हो ही गया था, दूसरा और तीसरा आपके सामने में हो गए लानोस और कैंपोस। तो ये 3 घास स्थल मैंने आपको दिखाए हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, जहां पर घास होते हैं, कहीं कहीं पर वृक्ष देखने को मिल जाते हैं, झाड़ियां देखने को मिल जाती है बस। और ये क्षेत्र बड़े शिकारों की भूमि होती है, शिकार होते रहते हैं, भैंस होंगे, हिरन होंगे, ठीक है, जंगली गधे होंगे वहां पर,
गधे तो हर जगह पाए जाते हैं, यहाँ पर जंगली गधे पाए जाएंगे। शेर, चीता, बाघ सब मिलेगा। हाथी, जेबरा, जिराफ, ये सब रीजन अफ्रीका वाले सवाना घास में मिलते हैं। तो ये सब आपका पॉइंट रहा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का, कैसा इसका क्षेत्र होता है, कहां पर ये पाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, इसका दूसरा टाइप जो है वो है शीतोष्ण घास स्थल। ये कहां पर है? तो शीतोष्ण घास स्थल है। अब शीतोष्ण घास स्थल जो होंगे ये मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। ये जो है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। यहां पर टेम्परेचर हो जाता है कम और वर्षा और कम, वर्षा की मात्रा भी कम। यहां जो आपको वन जो घास स्थल जो पाए जाएंगे उनके नाम देखिए जरा सा। द फर्स्ट वन इज प्रेरी। यहां पर जो वृक्ष जो आपके जो घास जो पाए जाएंगे प्रेरीज, कहां पर? तो यूएसए मोस्टली, नॉर्थ अमेरिका भी लिखा आता है, यूएस कनाडा में भी आप रख सकते हैं। दूसरा नंबर पर कौन आ जाएगा? तो दूसरा नंबर है आपके सामने में स्टेपी। दूसरा नंबर जो आपके सामने में है वो है स्टेपी। स्टेपी कहां पर? तो यूरोप में। स्टेपी कहां पर? तो यूरोप में। अगर इन दोनों के घास की ऊंचाई की चर्चा करें, घास की ऊंचाई की अगर चर्चा करें तो क्या स्थिति होगी? तो प्रेरी में घास की ऊंचाई और स्टेपी में घास की ऊंचाई यहां पर अधिक, यहां पर कम। क्यों ऐसा? समुद्र से दूरी कम है। यहां पर समुद्र से दूरी कम है और यहां समुद्र से दूरी अधिक है। और मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? तो कम हो जाएगी। ये जो पीडीएफ है, ध्यान रखिएगा सही बच्चे, पीडीएफ कहां पर मिलने वाले हैं भैया? तो पीडीएफ जो मिलेगा आपको एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप अगर चाहे तो यहीं से प्ले स्टोर ओपन करके आप ये अपने क्यूआर कोड से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पता है कि नहीं, सबके स्पेशल क्यूआर कोड होते हैं। कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करता। पर्सन आपके जैसे पेटीएम होंगे, चाहे फोन पे हो, कोई भी गूगल पे हो, तो आपके अपने पर्सनल बना दिए जाते हैं ऐसा, और फिर वो आप स्कैन करके कहीं भी भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, जो भी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं शीतोष्ण घास स्थल में। मैंने अभी बताया आपको प्रेरी और स्टेपी के बारे में। प्रेरी और स्टेपी, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे कि स्टेपी घास के मैदान जो होते हैं, विंबलडन का आपने नाम सुना होगा। विंबलडन का आपने नाम सुना होगा, टेनिस में होता है ना। तो विंबलडन टेनिस कोर्ट जो होते हैं ये घास के मैदान ही होते हैं। ठीक है, घास, हरे घास का कोर्ट होता है ना, ये इसको हम लोग ग्रास कोर्ट बोलते हैं। इसको हम लोग ग्रास कोर्ट बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? तो वहां भी स्टेपी घास के मैदान आप देख सकते हैं, ब्रिटेन में, लंदन, वहीं पर जगह है विंबलडन। ठीक है, छोटे छोटे घास होते हैं। इनमें घास की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, ये सब 10 फीट की ऊंचाई के नहीं होते, 1 से 2 इंच के घास की ऊंचाई होती, ज्यादा 1 से 2.5 इंच रख लीजिए बस ऊंचाई होती है। हाइट ऑफ ग्रास यहाँ पर आप लिख के रख सकते हैं, ज्यादा ऊंचा थोड़ी ना होते हैं, छोटे छोटे घास होते हैं, इतने छोटे छोटे बस। ठीक है, क्लियर पॉइंट याद रख सभी को।
तो ये हमने दिखाया प्रेरी और एस्टेपी। नेक्स्ट वन आइए जरा सा। नेक्स्ट जो आपके सामने में है वो है डाउन्स। नेक्स्ट आपके सामने में है वो है डाउन्स। अब डाउन्स घास स्थल की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया का जो रीजन होता है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। डाउन्स का जो रीजन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट पार्ट होते हैं बेसिकली। डाउन्स में ही क्या पाए जाते हैं? कंगारू पाए जाते हैं। स्पेशल फीचर है ये। क्या पाए जाते हैं? कंगारू पाए जाते हैं। एक तो कंगारू द्वीप ही है ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा। कंगारू द्वीप ही है और कंगारू द्वीप पर भी क्या मिलेगा? तो डाउन्स मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंगारू द्वीप पर भी डाउन्स मिलेगा। यहीं पर आपको कैंटरबरी का मैदान की भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि कैंटरबरी घास देखने को मिलेगा आपको। ये कहां पर? तो न्यूजीलैंड में। तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मैंने आपको यहां पर बताया है, कैंटरबरी और डाउन्स। क्लियर पॉइंट। अब एक दो और नाम देखिए। नेक्स्ट जो आप देखेंगे वेल्ड। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं वेल्ड। वेल्ड कहां पर? तो अफ्रीका। अफ्रीका में भी है, साउथ अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेम्परेट रीजन है ना, तो साउथ अफ्रीका में ही ये केवल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका वेल्ड। देन एक देखिए, एक और नाम आपके सामने में आएगा, वो है पुस्ताज। हंगरी का रीजन आपने देखा होगा। पुस्ताज जो हो जाएगा वो हो जाएगा हंगरी। तो ये कितने हो गए टोटल अभी तक? एक दो हो गए, फिर आपके सामने में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अब जो आएंगे सातवां ग्रासलैंड, 7th ग्रासलैंड, जो कि हो जाएगा आपको कौन सा? पंपास। ये आ गया आपके सामने में कौन सा? पंपास, ठीक है। ये कौन सा हो गया? तो पंपास। अब पंपास जो होता है ये कहां पर आपके सामने में आएगा? तो अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, उरुग्वे, मॉन्टेविडियो इनकी राजधानी है। और अर्जेंटीना और साथ साथ में उरुग्वे में ये पंपास ग्रासलैंड आपको देखने को मिलता है। पंपास घास के स्थल आपको देखने को मिलेंगे। ये भी स्पेशल है, ये भी स्पेशल है। अब इसको मैं इस फिगर में ही दिखाता हूं। देखिए, ये जो रीजन जो आपने देखा साउथ अमेरिका का, इसके इस पार्टिकुलर भाग में आपके सामने में होगा कौन? पंपास ग्रासलैंड। ये कौन सा है? तो पंपास घास स्थल, 7वें नंबर वाला। कहां पर? तो अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। और ये कैसा है? तो शीतोष्ण है। ये कैसा घास स्थल है? तो शीतोष्ण घास स्थल है। इसके बारे में एक दो पॉइंट और लिखवाता हूं। ये फिगर भी आप सब लोग बना लीजिएगा, ठीक है। फिगर बना के अगर कर लेंगे तो और ज्यादा बेहतर दशा दिशा आपके नोट्स को प्राप्त होगी। और जब भी मेंस वगैरह में कभी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको फिगर बनाकर लिखने की जरूरत है। फिगर बनाकर लिखने की आपको यहां पर जरूरत है। यहां तक क्लियर है सभी को? इस पॉइंट तक सभी को क्लियर हो रहा है? एक बार बताइए जाते हैं इसे कि यहां तक का पोर्शन आपको क्लियर हो गया है, तो आगे की ओर हम लोग चले। ठीक है, अब आइए देखिए, आपको फिर से मैं लेकर चलता हूं पंपास पर। ये जो पंपास का जो रीजन है, यहां पर जो घास मिलते हैं
ये घास बहुत ही पौष्टिक घास होते हैं और इनको हम लोग कहते हैं अल्फा अल्फा घास। इसी को और नाम दिया जाता है अल्फाफा घास। तो ये जो अल्फाफा घास है, दिस वन इज वेरी न्यूट्रिशियस ग्रास। ये कैसा घास है? तो पौष्टिक घास है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आएगा आपको लिखकर। अल्फा अल्फा क्या होता है, अल्फाफा क्या होता है? तो दिस वन इज न्यूट्रिशियस ग्रास। ठीक है, ये है न्यूट्रिशियस ग्रास। क्लियर पॉइंट। ये लोग क्या करते हैं, इन घासों को कैटल को खिलाते हैं। इन घासों को कैटल को खिलाते हैं, खासकर कैटल में कौन? तो गाय। कैटल बोले तो मवेशी होता है ना। इन घासों को मवेशी को खिलाते हैं, खासकर गाय। ठीक। और इससे क्या, उनको बहुत ही अच्छा मोटा ताजा बना देगा। और अर्जेंटीना में जो विश्व के सबसे बड़े मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस पाए जाते हैं, ध्यान रखिए, मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस, फ्रिगोरी फ्रिकस। क्या नाम है? फ्रिगोरी फ्रिकस। ये ऐसे मतलब स्लॉटर हाउस है जिनको एक बार बस आपको एक कैटल को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद सारा काम मशीन के द्वारा होता है। हाथ से कुछ भी करने की जरूरत है, मशीन से सारा काम करते हैं लोग। वहां पर होते हैं, मशीन सारा काम कर रही होती है। अपने क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा। अपने क्षेत्र में जो होता है ऐसा नहीं हो पाता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहां तो ऐसा मैकेनाइज तो छोड़ दीजिए, भारत में भी अगर बूचर खानों की हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा है। यूपी गवर्नमेंट में जब योगी राज आया है तब से इस पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। नहीं तो हम लोग निर्यात जो करते थे बहुत करते थे, रॉ मटेरियल्स का, पैकेज का नहीं। इंडिया में अभी भी पैकेज मटेरियल्स, मीट और ये सब जो होते हैं, चिकन विकन, कम चलते हैं, बहुत ही कम। ठीक है। तो यहां पर ये लोग, और अर्जेंटीना की अगर हम लोग बात करें, अर्जेंटीना की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। अर्जेंटीना की बात करें तो ये लार्जेस्ट मीट पैकेजिंग सेंटर है। ये एक्सपोर्टर कंट्री, अगर आप चाहे तो ऐसा भी लिख के रख सकते हैं। लार्जेस्ट मीट पैकेज्ड एक्सपोर्टर कंट्री है। किसको बेचेगा? एक्सपोर्ट किसको करेगा? तो एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन कंट्री को। एक्सपोर्ट किसको करेगा? तो यूरोपियन कंट्री को करेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में डिमांड है। यहां के लोग ज्यादा मात्रा में रेड मीट को एंजॉय करते हैं। ठीक। तो ये एक्सपोर्ट करता है मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री को। और इसी कारणों से, और भी कई कारण, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही। ये आप देखिए तो यहां पर यूरोप है, ये आप देखेंगे तो ये आपके सामने में अफ्रीका आ जाएगा, इधर की तरफ नॉर्थ अमेरिका है और इस तरफ में साउथ अमेरिका। अब मुझे बताइए कि इनके मध्य में कौन सा सागर है? तो आपकी जानकारी में ये पहले से है कि ये कौन सा महासागर है भैया? तो ये है अटलांटिक महासागर। ये कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक ओशियन है। क्लियर पॉइंट। और अटलांटिक ओशियन में ही सर्वाधिक मात्रा में व्यापार होता है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक व्यस्ततम महासागर अगर कोई पूछा जाएगा
तो वो भी हो जाएगा अटलांटिक महासागर। सर्वाधिक व्यापार किस महासागर में होता है? तो सर्वाधिक व्यापार भी आपको होता है अटलांटिक महासागर। बिजिएस्ट ट्रेड रूट अगर पूछता है इन ओशियन तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बिजिएस्ट ट्रेड रूट अगर कभी आपसे पूछ लिया तो वो भी आपका आंसर यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूरोप भी डेवलप कंट्री है, ये भी डेवलप कंट्री है और इन भागों में भी विकसित देश है। तो जो ज्यादा विकसित देश होगा वही ना व्यापार करेगा। अब भूटान नेपाल कितना व्यापार कर लेगा बताओ जरा सा। जो खुद गरीब है कितना व्यापार करेगा? तो जो ज्यादा संपन्न होते हैं वही व्यापार वगैरह भी करते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? ध्यान रखिएगा, इसको ही बना के रख लीजिए। ये भी लिखकर रख लीजिए। तो ये सब अभी हमने जाना किसके बारे में? ग्रासलैंड में। इससे ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, चाहे आप बीपीएससी दे लीजिए, चाहे आप यूपीपीसीएस दे लीजिए, चाहे आप एमपीपीएससी देख लीजिए, सीडीएस सीएपीएफ ये सब देते हैं। अब इससे ऊपर तभी आप पढ़ेंगे जब प्रॉपर आईएएस मेंस के लेवल पर जाएंगे तो, ठीक है, प्रॉपर आईएएस मेंस के लेवल पर जाएंगे तो फिर इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। तो अच्छा खासा मैटर मैंने आपको करवा दिया है ग्रासलैंड के बारे में। ध्यान रखिएगा सही बच्चे कि उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण घास स्थल दोनों डिवीजन होते हैं, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, कैसा इसकी दशाएं होती, कंडीशन कैसा है ये भी आपको बताया गया है। किन दशाओं में इस प्रकार से घास स्थल का निर्माण होता है उष्णकटिबंधीय, कैसे इनके घास होते हैं, घास की ऊंचाई कितनी होती है, एलिफेंट ग्रास किसको हम लोग कहते हैं, इसी को हाथी घास एलिफेंट ग्रास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट साउथ अमेरिका का फिगर बना के आपको दिखाया है एक यहां पर, जिसमें लानोस कैंपोस, बीच में सेल्वास भी, सदाबहार वन भी दिखा रखा है, नीचे पंपास भी था। शीतोष्ण घास स्थल के क्षेत्र, एरिया, तापमान सब आपको करवा दिया है। प्रेडी स्टेपी, देन डाउन्स, कैंटरबरी, वेल्ड और पुस्ताज हंगरी, ये ध्यान रखिएगा सही बच्चे। एंड देन आपके सामने में है पंपास। पंपास की चर्चा किया, अल्फा अल्फा घास, अर्जेंटीना, उरुग्वे, फ्रीगोरी फ्रीगस। अगर आप चाहे तो ये भी लिख के रख सकते हैं। मैकेनाइज स्लॉटर हाउस का नाम है फ्रीगोरी फ्रीकस स्लॉटर हाउस। बट ये सब जो चीजें होती है केवल और केवल आईएएस में ही चलेगा, बहुत ज्यादा है, इसकी जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट आपको एक पॉइंट बता दिया, विकसित देश, सर्वाधिक व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर, ये सब व्यापार इनके मध्य में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो आपको मैं एक टॉपिक यहां पर छोटा सा करवा दे रहा हूं वो रहेगा क्रॉप्स, फसल। भारत में 3 प्रकार की फसलें उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर सबसे पहले फसल जो आएगी वो आएगी कौन सी? खरीफ की फसल। क्वेश्चन जो खरीफ की फसल से पूछा जाएगा वो 3 चीजों से क्वेश्चन आता है। पहला कि इसकी बुआई कब की जाएगी, दूसरा कि इसकी कटाई कब की जाएगी, ये भी बताइए। तो 23 सही बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इसकी बुआई कब की जाएगी और कटाई इसकी कब की जाएगी। एंड देन टाइप्स ऑफ सेरेल्स यहां पर हम लोग इसका देखेंगे। अनाज के प्रकार कौन कौन से होंगे, कौन कौन से अनाज इसमें पाए जाएंगे, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। बताइए 23 से क्या आपके जवाब हो सकते हैं। खरीफ क्रॉप्स में कौन पहले तो ये बताइए कि बुआई कब की जाएगी और कटाई कब की जाएगी, दोनों बता दीजिए जरा से। यहां पर बुआई और कटाई कब की जाएगी, कोई आइडिया? कब बुआई की जाती खरीफ की फसल? आपने धान की बुआई देखा होगा, और धान की बुआई कब होती है? मार्च अप्रैल में हो जाती है क्या? वहां तो तापमान अधिक है लेकिन बारिश नहीं हो रही। खेतों में जल का जमाव होना चाहिए। धान की फसलों में खेतों में जल का जमाव होता है और मृदा में जो न्यूट्रिशस पदार्थ होते हैं जब वो जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो CH4 का भी फॉर्मेशन होता है, पढ़े होंगे आप बायोलॉजी में। तो यहां पर बुआई जो हो जाती है वो कब होगी?
जून जुलाई में। यहां पर बुआई कब हो जाएगी भैया? तो ये है जून और जुलाई में। पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ऑनसेट ऑफ मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून के आगमन के समय। कब? मानसून के आगमन के समय। वो अलग बात है कि चूंकि पंजाब और हरियाणा में सिंचाई की बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था है। पंजाब में अगर प्रतिशत की बात करें पूरे एरिया के संदर्भ में, तो सर्वाधिक प्रतिशतता जो सिंचाई की पाई जाती है पंजाब में पाई जाती है। एरिया नहीं, प्रतिशतता की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो वहां पर लोग इसको मई जून में ही बो देते हैं। मई में बो देगा, मैं तो देखा है ना जब मैं सोनीपत बेगड़ा जाता था। तो ये मानसून के आगमन के समय जल का जमाव होना चाहिए। कटाई कब करेंगे बताओ? कटाई कब होगा? तो अक्टूबर और नवंबर। अरे 4 माह तो फसल रखोगे, कम से कम 4 महीने तो लगेंगे फसल को तैयार होने में। अगर जून जुलाई में बोए है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाके कटेगा ना। तो ये आपका हो जाएगा। अनाज के फसल कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, धान की फसल हो जाएगी, मक्का की फसल हो जाएगी, ज्वार बाजरा की फसल हो जाएगी, जूट की फसल हो जाएगी, मूंगफली की फसल हो जाएगी, बताइए, अरहर की फसल हो जाएगी। ये सारी फसलें जो आप देख रहे हैं, ये सारी फसलें जो हो जाएंगी, कब हो जाएंगी? तो आपको खरीफ की फसल में होती है। लिख के रख लीजिए 23,000 साहब। ये सारी फसलें खरीफ की फसल में आपके सामने में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कॉटन भी लिख के रख सकते हैं, कपास भी लिख के रख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इवन सोयाबीन तो खैर रहने दीजिए, ये इतने ध्यान में रखिए। तो आप ध्यान में रखिएगा, मिलेट्स, यहां पर मिलेट्स भी आ जाएंगे, मेज आ जाएगा, पैडी आ जाएगा। जूट को तो जूट ही कहते हैं। ये जूट जो होता है गोल्डन फाइबर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। मूंगफली तो ग्राउंड नट हो ही जाएगा। होता क्या है ना, जैसे कि कई बार आप इंग्लिश नहीं पढ़ के गए तो आएगा क्या? मिलेट। अब कहोगे भैया ये मिलेट कौन सा हो गया? हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है तो ये मिलेट कौन सा हो गया। तो ऐसा ना हो, इसलिए इनके इंग्लिश भी ध्यान करके रखिएगा। अरहर तो अरहर रहेगा, कपास को हम लोग कॉटन कहते हैं। अब हो सकता है आपको ऐसे कॉटन लिख के रख दे। अब जैसे एक बीटी कॉटन होता है, बीटी कॉटन नाम सुने होंगे, तो बीटी कॉटन हमेशा कॉटन ऐसे लिख कर आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इसका क्रॉप्स के बारे में। देन हम लोग आ रहे हैं रबी की फसल के संदर्भ में। नेक्स्ट जो आएंगे रबी की फसल। अब अगर हम लोग रबी की फसल की अगर चर्चा करें तो ये कब होगा? जरा सा सोचिए। तो एक फसल की कटाई होगी, दूसरी की बुआई होगी। तो रबी की फसल में बुआई आई है, और जब बोएंगे तो काटेंगे भी। बोलते हैं ना कहावत, जो बोएगा सो वही तो काटेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप जैसी सफलता की तैयारी करते हो वैसी ही सफलता मिलती है। जितना पढ़िएगा, जितना सिस्टमेटिक पढ़िएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस सेट्स बनाइएगा, सफलता उतनी जल्दी मिल जाएगी। नहीं तो सालों साल का अंतर लग जाता है, अच्छा खासा समय लगेगा आपको। तो बुआई जो इसकी कब की जाएगी? इसकी बुआई हो जाएगी अक्टूबर नवंबर में। एक कटेगा, दूसरा बोया जाएगा। आजकल थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया है, दिसंबर तक भी बोते हैं इसको। आजकल ये दिसंबर तक भी बोते हैं। कटाई कब हो जाएगी? तो मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में ये सोइंग और हार्वेस्टिंग हो गया। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाएगी। और इसके लिए क्या आवश्यकता है? जनरली मैं आपको बताना चाहूं, इन फसलों के लिए सिंचाई की सुविधा का होना आवश्यक है। इन फसलों के लिए
इन फसलों के लिए सिंचाई की सुविधा का होना आवश्यक है। ठीक है, सिंचाई की सुविधा का होना आवश्यक है। अब इनमें कौन कौन से प्रकार की फसल हो जाएंगी, तो फसल के प्रकार देखिए कौन कौन से हो जाएंगे यहां पर। और ये फसल के प्रकार आपको कौन कौन से हो गए, तो गेहूं, वेट लिख के रख लीजिएगा। ठीक, इसी में आप गेहूं, सरसों, मस्टर्ड, ये सब लिख के रख लीजिए। बार्ले, जौ जिसको हम लोग कहते हैं, सरसों, इसी में आपको आलू भी आ जाता है, पोटैटो, इसी में आपको आ जाएगा ग्राम चना, यही हो जाएगा आपका मस्टर्ड हो ही गया है, ग्राम चना और पीस, मटर, मटर की फसल भी इसी में हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। तो ये सारे के सारे पॉइंट लिख कर रख लीजिए, ये सब इसी में आएंगे। इनके अलावा जितने भी जो पल्सेस है, जो वाइल्ड सीड है, वो सब इसी में आएगा, सारे का सारा इसी में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर पॉइंट। तो ये रबी की फसल आपने यहां पर दिखा दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए जरा, लास्ट जो रहेगा वो है आपको जायद क्रॉप्स। जायद की फसल। अब ये तीसरा प्रकार आपका हो गया, ये थर्ड टाइप्स आपके सामने में हो गया। यहां से 2 ही 4 क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा यहां से बनेगा नहीं। सोइंग लिख लीजिए, यहां पर बुआई इसकी कब हो जाएगी, तो एक फसल कटेगा, दूसरे की बुआई होगी मार्च अप्रैल में ही रख लीजिए, मार्च अप्रैल। और इसकी कटाई कब हो जाएगी, हार्वेस्टिंग कब होगा, तो मई जून कर दीजिए यहां पर। ठीक। और ये जो जायद की जो फसल हो जाती है, बेसिकली इसमें जो हम लोग रखते हैं फल फूल सब्जियों को रखते हैं, फल फूल सब्जियों को लेकर आते हैं। ठीक, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यही 3 आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब ये क्यों उगाते हैं लोग, क्योंकि रबी की फसल समाप्त हो चुकी है और खरीफ की फसल कब बुआई होगी, ऑनसेट ऑफ मानसून पे। जब तक मानसून नहीं आएगा, मैक्सिमम पार्ट ऑफ जो इंडिया है वो खरीफ की फसल की बुआई नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट द हरियाणा एंड द पंजाब, क्योंकि वहां सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन फैसिलिटीज है। तो ये जो बीच का जो समय होता है, भारत के मैक्सिमम किसान आपको पता ही है कि खुद के लैंड होल्डर्स तो है नहीं, उनकी अपनी जमीन नहीं है, या फिर है भी तो कम है, तो दूसरे की जमीनों पर काम करते हैं। तो क्या करेगा, बागवानी कर लेगा, आम की फसल में चला जाएगा, लीची की फसल में चला जाएगा, हाँ वो फल फूल उपजा लेगा। इसलिए आप देखिए कि जब गर्मी आती है तो आपके जो डाइनिंग टेबल है उसमें सैलेड्स के आइटम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खीरा, ककड़ी खूब सारे आ जाते हैं और आप खूब खाना का एंजॉय करते हैं। तो ये वो समय होता है जब आम, लीची और खीरा, ककड़ी जितने भी होते हैं, ये सब के सब मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं। तो यही है आपका जायद की फसल। इससे पहले मैंने खरीफ की फसल, रबी की फसल तीनों आपको करवा दिए हुए हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखना होगा, फिर आगे आपके साथ में मुलाकात होते रहेगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी का अभी सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे पुराने वीडियोस जो होंगे हमारी पूरी टीम की, आप उनको एक बार जरूर देखिए। और ये वीडियोस के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीडीएफ कहां पर मिलेंगे, तो पीडीएफ इसके अवेलेबल हो रहे हैं एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। इसे आप सब लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर बैचेस के बारे में आपको मिलता रहता है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।